Welcome everyone in today's class for the poem The Ball Poem. At first we will watch some hard words for their meaning in both the languages English and Hindi. The first word is bouncing. Bouncing means jumping, उछलते हुए. Next is merrily. Merrily means happily, खुशी से. Ultimate means last, अंतिम. Grief means sorrow, दुख. And rigid means strict, स्तंभित. Worthless means useless, व्यर्थ. Possession means the state of having, स्वामित्व, पास में कुछ होना. External means outward, बाहरी. Despite means hopeless, निराश. And epistemology means pertaining to knowledge. कुछ काम करते हुए उसी समय यदि कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो वो विशेष ज्ञान होता है जिसे pertaining to knowledge कहते हैं या ज्ञान संबंधी. The composer of this poem is John Berryman. He was an American poet and scholar. वो अमेरिकन पोएट थे और बहुत विद्वान थे. His real name was John Allen Smith Jr. He was born on October 25, 1914 in Oklahoma. He was known as a major figure in American poetry in the second half of the 20th century. His best known work is The Dream Songs. This poem of John Berryman is a thoughtful poem which gives us a lesson that loss is a part of our life. We should always accept it without making any complaint. कहने का अर्थ है कि कुछ खोना जीवन का एक सत्य है जिसे हमें बिना कोई शिकायत दिए हुए स्वीकारना चाहिए. To express this truth, the poet has presented an example of a little boy who loses his ball and becomes very sad. In the first stanza of the poem, the poet says, "What is the boy now who has lost his ball? What is he to do?" अब वह लड़का क्या करेगा जिसने अपनी गेंद खो दी है. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. मैंने खुद देखा है कि उसकी गेंद उछलती हुए गली में गई है और गली में से भी उछलते हुए वह पानी में चली गई है. No use to say, "Oh, there are other balls." An ultimate shaking grief fixes the boy. इस बात को कहने से कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं है, दूसरी गेंद आ जाएगी, क्योंकि उस लड़का की स्थिति का यहाँ पर बयान कर रहे हैं पोएट जिसकी गेंद खो गई है कि वो लड़का एक ऐसा लगता है उसे देखकर कि अल्टीमेट अंतिम बार किसी दुख से वह कांपता हुआ बंदरगाह पर निश्चल होकर रिजिड होकर वह खड़ा है और उस स्थान को घूरते हुए देख रहा है. मतलब दुख के साथ भी घूरता है, घूरते हुए वो दुख के साथ देख रहा है जिस स्थान पर उसकी बॉल खो गई है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसके बचपन की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं. तो वह लड़का बंदरगाह पर खड़ा होकर उसे घूरता हुआ दुख के साथ घूरते हुए देख रहा है. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. कवि फिर कहते हैं कि मैं उसकी इस मूड पर उसकी इस हाव भाव पर मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, यह कहकर कि कोई बात नहीं है, एक डाइम में दूसरा बॉल आ जाएगा, यह व्यर्थ है. डाइम एक करेंसी होती है. क्यों ऐसा पोइट कह रहे हैं? वाई ही इज सेइंग सच? क्योंकि नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन. क्योंकि बच्चा अभी इतना दुखी है और उसका चेहरा का भाव यह स्पष्ट कर रहा है कि उसे कुछ ज्ञान हुआ है, वो कुछ सीखा है. क्या सीखा है? उसे पहली बार ज्ञान हुआ है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का.
किसी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। एक तरफ तो उसे दुख है कि उसकी गेंद खो गई, लेकिन साथ ही उसे पहली बार जीवन में यह एहसास हुआ है कि जो कुछ भी खोया है उसके लिए वह जिम्मेदार खुद है। तो एक उत्तरदायित्व का उसे ज्ञान हुआ है। द फीलिंग ऑफ द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन। इस दुनिया में जिसमें लोग केवल कई चीज़ों को अपनाने के लिए, खरीदने के लिए धन के पीछे लोग भागते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैग, मनी इज एक्सटर्नल। अब पोएट बच्चे को ये समझाने की कोशिश करते हैं, ओ लड़के देखो ये दुनिया कैसी है, दुनिया में लोग धन के पीछे भागते हैं। मान लो बॉल तो खरीदी जाएगी, फिर खो जाएगी, और खोई हुई बॉल को फिर कोई वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है वो एक बाहरी वस्तु है। इस बात को, पोइट की इस लाइन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डिस्कशन देना चाहती हूँ, जिससे शायद आप समझ जाएं। कहने का अर्थ है कि बॉल तो एक एग्जाम्पल है, तो बॉल एक वस्तु है ना, उस तरह से कोई भी वस्तु यदि कोई भी इंसान खरीदता है तो पैसे देकर खरीदता है। अब यहाँ देखिए, उस बॉल के साथ बच्ची ने भी बॉल खरीदा होगा या उसके पेरेंट्स ने खरीदा होगा तो पैसे देकर। तो एक तरफ तो पैसे देकर वो बॉल खरीदी गई थी, दूसरी ओर उसकी यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है। अब आप मुझे बताइए, उसकी बॉल तो पानी में चली गई, तो बॉल के साथ वो जितने पैसे का खरीदा होगा वो भी चला गया, लेकिन क्या उसकी यादें भी पानी में चली गई क्या? नहीं ना, उसकी याद तो बच्चे के पास अभी भी है। सो थॉट इज, मेमोरी इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, बट मनी इज एक्सटर्नल। एंड in the last stanza, he is learning well behind his disparate eyes. This epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो इस पोयम में 2 बार पोइट चर्चा करते हैं बच्चे के नॉलेज की, कुछ ज्ञान प्राप्त होने की। फर्स्ट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और इस स्टेंजा में कहते हैं अपनी निराश आँखों से बच्चा कुछ सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है? एक ज्ञान को, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान होता है हर किसी के जीवन के लिए, कुछ खोने का ज्ञान, कि वो इस चीज़ को का ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन द वर्ल्ड। अगर कोई कुछ खरीदता है तो एक न एक दिन उसे खोना ही है। हर कोई इस सच्चाई को समझता है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं तो कुछ लोग थोड़ा देर से समझते हैं। तो उस बच्चे को भी अभी पोइट इस बच्चे के कुछ ऐसे हाव भाव को देखें, इसलिए वो उसको छेड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसे ये 2 महत्वपूर्ण ज्ञान हो गया है। Like other poems, for this poem too, you have to be prepared to write central idea or theme of the poem. If you write central idea, it is easy to write theme then. In central idea, at first you will refer the name of the poem and the poet if you know something special about the poet. In one sentence, you will refer these informations. Then, what the lesson the poet wants to give to us. After then, the expressed example of the poem or the idea given by the poet, but in a very short manner, and by giving again the lesson in a sentence that is that the poet says us to follow, that you will write again in a sentence. And this information, this sentence will make the end of the central idea. As the central idea of the poem, of this very poem, you may write in this manner. I am giving the idea. By taking the help of this, you will write the central idea. Listen to me. The poem, the ball poem, has been composed by
John Berryman, who was a very popular American poet in the second half of the 20th century. Through this poem, the poet expresses the fact of life that nothing is permanent in the world. To have a loss is a part of life for everyone and for which everyone is responsible by oneself. The poet illustrated this idea with the example of a little boy who loses his that ball into the water, with which there were a number of childhood memories were attached. But during the period of his grief of losing his ball, he learns two lessons. One, loss is a part of life, and the other is the feeling of responsibility. So, we should accept this fact and should never make any complaint against it. This would be the central idea of the poem. If you have to write the theme of the poem, it will be in very short manner. Only you have to write the name of the poem and the reference of the poet, and then what the lesson or the idea the poet gives us through this poem. Okay, this would be the central idea and the theme of the poem. Okay, students, in this way you will write the central idea or the theme of the poem. In your homework, you will learn word meaning and the informations about the poet and write the central idea of the poem. In my next video, I will discuss the answers of the given questions of this poem. Thanks a lot to you all.